आप लोगों को कल विवाह से संबंधित बातें बताई थी। सप्तम भाव, सप्तमेश और कारक, इन तीनों पर जितना ज्यादा शुभ प्रभाव होगा, तो यदि शुभ प्रभाव है तो उचित आयु में विवाह हो जाता है, और यदि उन पर अशुभ प्रभाव है, जैसे शनि, राहु, केतु और फिर गुरु। गुरु का इसलिए लिया जाता है कि गुरु यदि शत्रु राशि में सप्तम भाव में बैठ जाए तब वो थोड़ा विवाह में विलंब करवा देगा, अन्यथा नहीं। तो मुख्य ग्रह हुए शनि, राहु, केतु। शनि 30 महीने में एक राशि को पार करता है, यानी बहुत धीमा ग्रह है। इसके बाद फिर राहु, केतु, ये 18 महीने में एक राशि को पार करते हैं। तो यदि इन ग्रहों का प्रभाव होगा तो विवाह में विलंब होता है। 3 अंग मैंने बताए थे, भाव, भावेश, कारक। हालांकि अभी ये जो विवाह का चैप्टर है ये आगे अभी चलेगा। हम अभी बहुत सारी विषय इसमें बाकी है, जैसे विवाह में विलंब, विवाह वैवाहिक जीवन में लड़ाई झगड़े होते हुए भी विवाह का टिके रहना। फिर एक स्थिति है तलाक की, कि क्या तलाक की संभावना है तो कब है। इसके अलावा फिर द्विविवाह, एक से ज्यादा विवाह की संभावना। तो ये सारे विषय अभी बचे हुए हैं जो ये अभी लगातार क्लास चलेंगी विवाह से संबंधित। लेकिन आज हम प्रेम और प्रेम विवाह की बात करेंगे। ओपन कर दो, ओपन कर दो। म्यूट नहीं किया। जो वेबिनार वाले लोग हैं, कल काफी डिस्टर्ब किया था लोगों ने। देखिए, यहाँ किसी की कुंडली का विश्लेषण नहीं हो रहा है। ये वेबिनार आप लोगों को ज्योतिष सिखाने के लिए है। आप सीख जाएंगे, देखने में स्वयं सक्षम हो जाएंगे, तो ये मूल्यवान है। तो आपको ध्यान से समझना है बातों को, है ना। अब राकेश जी, आपने जो ग्रुप में कुंडली डाली थी, तो राकेश जी आए हैं ना? हाँ जी। अच्छा, जो आपने कुंडली डाली थी तो गुरु जी क्या राधे है? राधे। राधे राधे। वो गुरु जी सुमित व्यास वाली कुंडली थी सर। नहीं, एक आपने डाली थी वो जिसके मैंने इसकी नहीं, वो सुमित व्यास जी की जो कुंडली थी ना, हाँ, उसी को मैंने देखा, और फिर वो बच्चे वाली कुंडली थी कि 10 महीने बाद ही बच्चा हो गया था उनको। नहीं, उनकी जो कुंडली थी वो पंचम भाव में गुरु और केतु स्थित था। नहीं, नहीं, चंद्र राहु था। उनकी कुंडली में तो मुझे गुरु और केतु दिखाई पड़ा। मैंने भी वो, उन्होंने जो डेट भेजी थी ना सर, तो उस फिर वो पे। गलत गलत थी। देखिए, ऐसा है कि सुमित सुमित जी भी आए हुए हैं। अच्छा, सुमित जी चले गए। तो ये जो गुरु और केतु की जो कुंडली थी, तो इसमें क्या है, गुरु नवमेश भी है। नवम भाव पंचम से पंचम भाव है, भावात भावम।
नवम भाव से भी हम संतान देखते हैं। तो नवमेश पंचम में बैठ गया। फिर दूसरी बात, गुरु की दृष्टि पंचमेश मंगल पर है। मंगल लग्न भाव में स्थित था। जो सुमित जी ने कुंडली डाली थी उसकी बात कर रहा हूं। मंगल लग्न में कर्क राशि में स्थित था, पंचमेश होकर। तो पंचमेश मंगल पर भी गुरु की दृष्टि थी, नवम भाव पर भी गुरु की दृष्टि थी, और गुरु के साथ केतु था। केतु के बारे में एक बात हमेशा कही जाती है, केतु पुत्र देता है। तो हालांकि अभी जो संतान का चैप्टर है वो तो विवाह के बाद आएगा, हम वहां पर बातें करेंगे। फिर राकेश जी, जो आपने कुंडली डाली थी, यदि उस कुंडली में राहु की अंतरदशा अभी चल रही है तो राहु की अंतरदशा में विवाह की संभावना बहुत कम दिखाई पड़ रही है, क्योंकि राहु मंगल की राशि में है, पंचम भाव में, और चंद्रमा नीच राशि में है वहां पर, और एक अंश का है। चंद्र, राहु और चंद्र दोनों पर अष्टमेश शनि की दृष्टि पड़ रही है, तो इसलिए संभावना कम है। राहु के बाद गुरु की अंतरदशा आएगी। गुरु तृतीय भाव में है, नवम भाव को देख रहा है, और गुरु बैठा भी किसके साथ है, शायद पंचमेश के साथ ही स्थित है। तो गुरु की अंतरदशा में निश्चित रूप से संतान प्राप्ति होगी। अब सरयू जी की कुंडली में आते हैं। सरयू जी ने ये कुंडली डाली थी ग्रुप में, और ये कहा था कि इनका विवाह 2016 में हुआ, 2022 में विवाह टूट गया। सरयू जी आई है ना? जी गुरुजी। हाँ, तो विवाह टूट गया, और सरयू जी के ये समझ में नहीं आया। क्या समझ में नहीं आया? चलिए खैर, जो मैंने उत्तर दिया था उसका मैं उत्तर किसी ने देख के बोला था कि इनके 2 विवाह हैं, पहली शादी से पहले ही देख के, वो समझ में नहीं आया था। हाँ, वो मैं समझा रहा हूँ अभी। तो ये जो कुंडली है, और कल मैंने ये कुंडली डाली थी, ये भी फीमेल चार्ट है, इनका भी विवाह हुआ और विवाह टूट गया। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि जो कल मैंने पढ़ाया था उसको याद कीजिए। जहां इस कुंडली में लग्नेश मंगल अष्टम भाव में अपनी शत्रु राशि में और अस्त है लग्नेश, जिसका प्रभाव चंद्रमा पर भी है। अब चंद्रमा पर मंगल का प्रभाव है, इधर शनि का प्रभाव है, तो मन अच्छा नहीं होगा, लड़ाई झगड़े होंगे, एक बात। दूसरा, सप्तम भाव, सप्तम भाव सूर्य की वजह से पीड़ित है, और सूर्य एक अलगाववादी ग्रह है। अष्टम भाव के बारे में भी कल मैंने बताया था, अष्टम भाव और द्वादश भाव ये भी दोनों अलगाववादी होते हैं। तो यहाँ बुध भी अष्टमेश होकर और सप्तम भाव को पीड़ित कर रहा। सप्तमेश को देख लीजिए, सप्तम भाव हमने देख लिया पीड़ित है। अब सप्तमेश को देखिए, सप्तमेश शुक्र छठे भाव में, छठा भाव लड़ाई झगड़ा कोर्ट केस का भाव है, शत्रुता का भाव। तो सप्तमेश शुक्र छठे भाव में स्थित है, और राहु एवं शनि दोनों के द्वारा पीड़ित है और शत्रु राशि में है। तो सप्तम भाव और सप्तमेश दोनों पीड़ित हो गए, 2 अंग बचा एक। ये चूंकि फीमेल का चार्ट है, हम गुरु को देखेंगे। गुरु क्या है? नीच राशि में स्थित है और वक्री भी है। वक्री होना अच्छा नहीं है। एक तो गुरु सबसे शुभ ग्रह है, मैंने बताया है कई बार कि गुरु
जितना ज्यादा शुभ ग्रह है उतना ही वो पीड़ित हो जाता है। तो गुरु तृतीय भाव या अष्टम भाव में हो तो मैंने बताया कि ये अस्त हो जाता है। इसी तरह शुक्र भी तृतीय और अष्टम भाव में ये दोनों ग्रह कमजोर हो जाते हैं। फिर गुरु नीच का भी, वक्री भी है, उस पर मंगल की दृष्टि भी है, तो तीनों अंग यहाँ पीड़ित हुए, तो इनका विवाह टूट गया। अब इस कुंडली को देख लीजिए, यहां पर सप्तम भाव पीड़ित नहीं है, लेकिन सप्तमेश शुक्र यहां बहुत ज्यादा पीड़ित है। केवल एक अंश का अंतर है, राहु और सूर्य के बीच केवल एक अंश का अंतर है। तो ये सप्तमेश सूर्य बहुत बुरी स्थिति में है। सप्तमेश गुरुजी इसको ग्रहण योग भी बोलते हैं। नहीं, ये ग्रहण नहीं है, ये ग्रहण यहाँ नहीं लग रहा है। हम बस केवल इसको इतना कहेंगे। ग्रहण योग मैंने समझाया है आप सभी लोगों को, तो समझाने के बाद ऐसी बातें मत कीजिए। नहीं गुरुजी, सूर्य के साथ राहु है और डिग्री 1 डिग्री का अंश है, तो राहु से सूर्य को तो ग्रहण बोल सकते हैं ना? नहीं बोल सकते, ग्रहण शब्द नहीं बोल लगा सकते। ये कह सकते हैं कि ये राहु से बहुत ज्यादा पीड़ित हो गया, क्योंकि आंशिक रूप से बिल्कुल नजदीक है, तो बहुत पीड़ित हो गया। तो अब सूर्य के जो कारकत्व है वो नष्ट हो जाएंगे, उनसे संबंधित बुरे फल प्राप्त होंगे, और सूर्य का जो स्वामित्व है उस भाव से संबंधित बुरे फल प्राप्त होंगे। तो सप्तमेश यहाँ बुरी तरह पीड़ित है। सप्तम भाव पीड़ित नहीं है और कारक गुरु भी पीड़ित नहीं है, लेकिन विवाह का कारक शुक्र ये पीड़ित हो गया मंगल के द्वारा और अष्टमेश बुध के द्वारा। बुध की मूल त्रिकोण राशि अष्टम भाव में है, तो बुध और मंगल के द्वारा शुक्र पीड़ित है, शत्रु राशि में स्थित है। फिर इसके बाद दशाओं का रोल आता है। दशाएं बहुत बड़ा रोल निभाती, तो इसलिए इनका विवाह टूट गया। अब इन दोनों कुंडलियों में एक बात कॉमन है, और कॉमन क्या है कि इन दोनों कुंडलियों में दोनों पति पत्नी ने समझदारी से काम लिया, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, और सहमति से इन्होंने तलाक ले लिया। इसके बारे में तो कल मैंने दशाओं के बारे में बता भी दिया, लिखा भी हुआ था, ये अब मुझे ध्यान नहीं है। गुरु में गुरु की शायद अंतरदशा थी और राहु की शायद प्रत्यंतर दशा थी, जिस समय में इनका अलगाव हुआ। तो नहीं, राहु में अलगाव नहीं हुआ है, राहु में विवाह हुआ है, क्योंकि राहु सप्तमेश के साथ है और राहु को ब्याहु कहा जाता है, बिना शर्त के विवाह करवा सकता है, और यहाँ तो सप्तमेश के साथ ही स्थित है, तो इनका विवाह टूट गया। अब ये जो दोनों कुंडलियां हैं, ये मैंने आज यहाँ जो लिखा है, मेरा केवल एक ही मकसद है बताने का कि दोनों के बीच कोई लड़ाई झगड़े जैसी बातें नहीं हुई, किसी ने किसी के विरुद्ध कोर्ट केस नहीं किया, आपसी सहमति से इन्होंने कोर्ट से तलाक ले लिया, दोनों में आपसी सहमति से। क्यों? कारण है यहाँ सप्तम भाव में गुरु का स्थित होना, जो मित्र राशि में है और किसी भी ग्रह के द्वारा पीड़ित नहीं है। इसमें
अब इस कुंडली में देखिए, यहाँ पर गुरु पीड़ित है, ठीक है, नीच है, गुरु की दृष्टि तो हमेशा शुभ होती। अब अगर यहाँ पर ये गुरु शत्रु राशि में होता, पीड़ित होता, तो फिर आपसी सहमति नहीं होती, क्योंकि यहाँ स्थित है ये। लेकिन गुरु की दृष्टि हमेशा शुभ होती, यहाँ पर गुरु की दृष्टि पड़ रही है। तो दोनों कुंडलियों में गुरु का रोल महत्वपूर्ण है। कभी कुछ कुंडलियों में ऐसा होता है कि अगर ये वक्री न होता, नीच न होता, तो ये गुरु तलाक ही नहीं करने देता। ये तलाक सिर्फ इसलिए हुआ है कि ये वक्री है, नीच है, पीड़ित है, इसलिए, वरना ये तलाक नहीं होने देता। तो इन दोनों कुंडलियों में आपसी सहमति का कारण गुरु है। अब सरयू जी के सवाल का जवाब देता हूं। हालांकि ये बाद में ये विषय लिया जाएगा, लेकिन अभी मैं जो इनके समझ में नहीं आया वो मैं एक पॉइंट बता देता हूं। इस कुंडली में द्वितीय विवाह का योग है, और क्या है? सप्तमेश और एकादशेश का राशि परिवर्तन। सप्तमेश एकादशेश का राशि, गुरुजी, सप्तमेश और एकादश का राशि परिवर्तन ही होना चाहिए, या सप्तमेश का किसी भी क्रूर भाव के स्वामी से राशि परिवर्तन होना चाहिए? द्वितीय विवाह के लिए हम चैप्टर लेकर आएंगे, तो वहां सारी बातें डिस्कस करें। अभी आप एक पॉइंट, जो सबसे मजबूत पॉइंट है, वो समझ लीजिए। यहाँ पर सप्तमेश और एकादशेश का राशि परिवर्तन यदि होता है तो इसके दो अर्थ होते हैं। पहला तो ये कि विवाह के बाद आपको अच्छे धन की प्राप्ति होगी, आपका कैरियर अच्छा होगा। एकादशेश और सप्तमेश का जो राशि परिवर्तन है, ये एक कारण मैंने बताया आपको कि विवाह के बाद तरक्की होती है। अब विवाह के बाद तरक्की होती है, इसका संबंध न तो पत्नी से है न पति से है। आप ये नहीं कह सकते कि बहू के चरण शुभ हैं या अशुभ हैं, कोई संबंध नहीं है। ये एक संयोग है कि आपकी पत्रिका में ये एक तो ग्रह योग ऐसे हैं और ऐसे ग्रहों की अंतर्दशा आ गई, तो फिर शादी के बाद आपकी तरक्की होती है या आप नीचे जाते हैं। ये आपके भाग्य पर निर्भर करता है, किसी दूसरे के चरण पर निर्भर नहीं करता है। तो सबसे पहले तो ये जो बातें हैं, गलत बातें, इनको अपने दिमाग से निकालिए। अच्छा, यहाँ पर सप्तमेश और एकादशेश का जो राशि परिवर्तन है, एक अर्थ तो ये बताया। दूसरा, यदि ये ग्रह पीड़ित हो जाएं तो द्वितीय विवाह निर्मित कर देते हैं। अब इन दोनों का अंतर भी समझिए, और दोनों कारण जो मैंने अभी बताए। एकादश भाव वृद्धि स्थान कहलाता है। जो ग्रह एकादश भाव में बैठेगा उसके कारकत्व की वृद्धि हो जाती है और उसके स्वामित्व की भी वृद्धि हो जाती है। जैसे सूर्य यहाँ सप्तम भाव का स्वामी है, तो सप्तम भाव के कारकत्व क्या है? विवाह। तो विवाह की वृद्धि हो जाती है। तो अब चाहे सप्तमेश एकादश में गया हो या एकादशेश सप्तम में आया हो,
दोनों में यही स्थिति। कोई भी ग्रह यदि सप्तम भाव में गया है तो एक तो उसके नैसर्गिक कारकत्व की वृद्धि हो जाएगी। जैसे सूर्य है, अब सूर्य के कारकत्व क्या है? सूर्य राजा है, मान सम्मान की वृद्धि। सूर्य पिता का कारक है, तो पिता के आयु की वृद्धि, तो ये इसके नैसर्गिक कारक है। फिर जिस भाव का स्वामी है उस भाव के कारकत्व क्या है? ये सप्तम भाव है, इसका कारकत्व विवाह है, तो विवाह की वृद्धि। लेकिन विवाह की वृद्धि का मतलब अब ये है कि एक से ज्यादा विवाह, और ये तब संभव है जब या तो सप्तमेश पीड़ित हो जाए या सप्तम भाव पीड़ित हो जाए। जैसे यहां पर सप्तमेश गया है और ये पीड़ित हो गया राहु के द्वारा। अगर ये स्थिति नहीं होती, मान लीजिए कि राहु यहां पर नहीं है, केवल सूर्य है, तो सूर्य पीड़ित नहीं है। लेकिन अगर यहां पर राहु, शनि, केतु कोई भी ग्रह बैठ जाए और एकादशेश गुरु यहां स्थित है, तो यहां गुरु पीड़ित हो जाएगा और सप्तम भाव पीड़ित हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में द्वितीय विवाह निर्मित कर देगा। यही स्थिति यदि आप द्वितीय, जो धन भाव कहलाता है, ये कुटुंब भाव भी है, तो यदि द्वितीय के साथ राशि परिवर्तन हो और सप्तमेश या द्वितीय, सप्तमेश द्वितीय भाव में पीड़ित हो जाए या द्वितीय सप्तम भाव में पीड़ित हो जाए, तो भी द्वितीय विवाह होगा। तो सरयू जी, आपके समझ में आया या आप सभी के, कि यदि सप्तमेश और एकादशेश का राशि परिवर्तन है और सप्तमेश या एकादशेश पीड़ित हो जाएगा, तो द्वितीय विवाह को निर्मित कर देगा। पहला। दूसरी बात, सप्तम भाव में यदि कुछ अच्छे ग्रह हैं और कुछ बुरे ग्रह हैं, तो भी द्वितीय विवाह होगा। सप्तम भाव में कुछ अच्छे और कुछ बुरे ग्रहों का प्रभाव हो तो भी द्वितीय विवाह की स्थिति बन सकती है। तो ये कारण है सरयू जी इनके द्वितीय विवाह का। ठीक है, समझ में आ गया? जी धन्यवाद। अब हम आगे चलते हैं, जो हमारा आज का सब्जेक्ट है। गुरुजी, इसी कुंडली में जो पहला विवाह हुआ वो अंतरजातीय भी हुआ, वो कहाँ से पता चलता है? कौन सी? ये कुंडली जी। अंतरजातीय विवाह के लिए पहला विवाह, जी। देखिए इस कुंडली में क्या है कि पहले तो ये समझ लीजिए कि यहाँ पर शुक्र जो प्रेम का कारक है, पंचमेश बुध जो प्रेम, ये प्रेम का भाव है, तो इसका स्वामी बुध प्रेम के कारक शुक्र के साथ स्थित है और इसको बढ़ाने वाला ग्रह मंगल साथ में स्थित है, तो इसलिए प्रेम विवाह हुआ। दूसरी बात क्या है कि नवम भाव में शनि की दृष्टि पड़ रही है। यदि नवम भाव शनि या राहु के द्वारा पीड़ित होता है
तो अंतरजातीय विवाह हो सकता है। अंतरजातीय विवाह तब भी हो सकता है यदि छठे भाव का स्वामी और राहु केतु इनमें से कोई स्थित हो सप्तम भाव में, तब भी अंतरजातीय विवाह हो सकता है। चलिए इस पर हम आगे समझेंगे। तो अभी हम प्रेम और प्रेम विवाह की बात करते हैं। प्रेम और प्रेम विवाह ये दोनों अलग बातें हैं। प्रेम होना अलग बात है और प्रेम विवाह होना एक दूसरी बात है। अभी मैंने बताया कि प्रेम का भाव पंचम भाव, पंचम पंचमेश, और कारक कौन है प्रेम का? शुक्र है। पंचम पंचमेश को तो देखना ही है और कारक को भी, भाव भावेश कारक, तीन चीजें तो हर विषय में देखते जाएंगे। अब यहाँ पर चौथा सब्जेक्ट दिया जाता है और वो है चंद्रमा। जब प्रेम की बात होगी तो सबसे पहले चंद्रमा आएगा। और चंद्रमा इसलिए कि प्रेम मन से किया जाता है, तो सबसे पहले हमें चंद्रमा को देखना होगा। अब चंद्रमा को हम कैसे देखेंगे? तो सबसे पहले यदि चंद्रमा ये 2, 5, 8, 11 राशियां हैं, आप समझ गए होंगे कि ये चारों राशियां स्थिर राशियां हैं। यदि चंद्रमा स्थिर राशि में स्थित हो, जहां किसमें है? चंद्रमा द्विप्रभाव राशि में, ठीक है। अगर चंद्रमा स्थिर राशि में स्थित हो तो प्रेम में स्थिरता होती है। अब स्थिरता का मतलब है कि व्यक्ति जिससे प्रेम करता है उसी से अंत तक निभाने का प्रयास करता है, उसी से विवाह करने की इच्छा रखता है। लेकिन यदि चंद्रमा चर राशि में हो तब ऐसी स्थिति में ऐसा व्यक्ति अपने लव को बदल भी सकता है। जरा सा उसका मूड खराब हुआ या किसी दोस्त या सहेली ने कुछ कह दिया तो वो बदलने में देर नहीं लगाएगा, तो तोड़ देगा प्रेम संबंध। तीसरी स्थिति है द्विस्वभाव राशि। यदि चंद्रमा द्विस्वभाव राशि में हो तो ऐसा व्यक्ति झूलता रहता है, आगे पीछे होता रहता है। क्या करूं? रिश्ता बनाए रखूं या तोड़ दूं? इससे विवाह करना है या नहीं करना है? वो कभी भी डिसीजन नहीं ले पाता है, सही डिसीजन ले नहीं पाता है। तो सबसे पहले तो चंद्रमा की स्थिति देखिए।
कि किन राशियों में है। दूसरी बात, फिर चंद्रमा शुभ चंद्रमा होना चाहिए। अब शुभ चंद्रमा यानी कि सूर्य से 72 डिग्री से दूर हो, आपको सब बताया हुआ है। चंद्रमा यदि सूर्य से 72 डिग्री दूर हो तो वो शुभ चंद्रमा कहलाता है। खास करके शुक्ल पक्ष की सप्तमी से लेकर के और कृष्ण पक्ष की पंचमी तक चंद्रमा शुभ होता है, पक्ष बल से बली होता है। तो यदि चंद्रमा शुभ है और स्थिर राशि में है तो फिर वो एक ही बार जीवन में प्रेम करता है, और जिससे प्रेम करता है उससे विवाह की पूरी संभावना होती है। लेकिन विवाह के लिए अन्य बातें भी मैटर करेंगी, लेकिन ये निश्चित है कि उसका प्रेम स्थिर होता है। अब अगर अशुभ चंद्रमा है और इन्हीं राशियों में है, यानी स्थिर राशियों में है, तब तब हम ये कहेंगे कि लगभग 80% फिर भी स्थिरता रहेगी। यदि यही अशुभ चंद्रमा चर राशियों में हो तो फिर ये 50%, और यदि यही अशुभ चंद्रमा द्विस्वभाव राशि में हो तो फिर 45%। लेकिन यदि शुभ चंद्रमा है, स्थिर राशि में है, तो 100%, चर राशि में है तो 80%, और यदि द्विस्वभाव राशि में है तो 70%, फिर भी संभावना रहेगी। तो पहली शर्त क्या है कि चंद्रमा शुभ हो, पक्ष बल से बली हो और स्थिर राशि में हो। नहीं भी है तो अगर इस राशि में चर राशि में है तो भी 80% मान के चलिए। यहां भी नहीं है, इसमें है, तब भी 70% मान कर चलिए कि वो प्रेम स्थिर रहेगा। लेकिन अगर अशुभ चंद्रमा हो गया तो फिर उसके लिए स्थिर राशि में होना बहुत जरूरी है। तो ये चंद्रमा की स्थितियां हो गई। इसके अलावा चंद्रमा शुभ भावों में हो। अब शुभ भाव कौन से हैं? मैंने आपको बताया था कल कि त्रिकोण भाव 1, 5, 9 सबसे शुभ भाव है। सेकंड नंबर में केंद्र भाव, थर्ड नंबर में तृतीय और सप्तम, सॉरी एकादश, तृतीय और एकादश भाव। इसके बाद फिर सेकंड भाव। तो यदि चंद्रमा शुभ भाव में है तो अच्छा है। इसके बाद फिर चंद्रमा पर यदि शुभ ग्रहों की युति हो या शुभ ग्रहों की दृष्टि हो तो ये और भी अच्छा हो जाएगा। तो पहला जो फैक्टर है वो ये कि चंद्रमा शुभ चंद्रमा हो, दूसरा स्थिर राशि में हो, त्रिकोण केंद्र में हो,
शुभ ग्रहों की युति अथवा दृष्टि हो तो ये सर्वश्रेष्ठ स्थिति होगी। अब इनमें से जितने कम होंगे, फैक्टर लागू होंगे, उतनी संभावना कम होती चली जाएगी। तो सबसे पहले हमें चंद्रमा को देखना, इसके बाद हम पंचम भाव और पंचमेश को देखिए। पंचम भाव पर प्रभाव देखिए किन ग्रहों का है। ये लिख लिया तो मैं मिटा दूं। लिख लिया गुरुजी। लिख लिया। अब इसके बाद हम पंचम भाव को देखते हैं। तो पंचम भाव में यदि सूर्य स्थित है या तो पंचम भाव में स्थित हो या शुक्र के साथ हो। पंचम भाव या शुक्र के साथ स्थित हो तो ऐसा जो प्रेम संबंध है उसमें ईगो होता है और ईगो के कारण प्रेम संबंध टूट सकता है। और होता किससे? किसी अपने से श्रेष्ठ व्यक्ति के साथ होता है। अपने से श्रेष्ठ यानी कि जैसे कोई ऑफिसर हो, सरकारी व्यक्ति हो। सूर्य अगर पंचम भाव में या शुक्र के साथ हो और भाव शुभ होने चाहिए। अगर अशुभ भाव में है, सूर्य यदि शुक्र के साथ अशुभ भाव में है, अशुभ भाव कौन से हैं? 6, 8, 12 भाव। और यहाँ पर चतुर्थ को भी मान लीजिए। चतुर्थ को क्योंकि पंचम से द्वादश भाव है, तो ये अशुभ भाव है प्रेम संबंध के लिए। 4, 6, 8, 12 तो प्रेम संबंध टूट सकता है। इसके बाद चंद्रमा, यदि पंचम भाव में चंद्रमा स्थित हो तो जिससे प्रेम आपका है वो व्यक्ति बहुत ही संवेदनशील होगा या होगी, बहुत भावुक किस्म का व्यक्ति होगा या होगी, नाजुक, सुंदर। और ऐसे लोग प्रेम भरी बातें खूब करते हैं। मंगल यदि पंचम भाव में स्थित है तो ऐसा व्यक्ति थोड़ा सा आक्रामक स्वभाव का होगा। कौन होगा? आपका प्रेमी अथवा प्रेमिका आक्रामक स्वभाव का होगा। प्रेम में बड़ी गर्माहट होगी, जल्दबाजी होगी। लेकिन ये मंगल अगर शुक्र के साथ स्थित है तो ये चीजें तो होंगी, लड़ाई झगड़े भी होंगे। इसके अलावा शारीरिक संबंध भी हो सकते हैं। यदि पंचम भाव में बुध स्थित हो
तो ऐसे व्यक्ति का प्रेम यानी प्रेमी अथवा प्रेमिका से प्रेम की बातें तो कम होंगी, जहां ये दोनों बैठेंगे वहां नौकरी अथवा व्यापार बिजनेस की बातें ज्यादा है, क्योंकि बुध अर्थवादी ग्रह है। दूसरी बात, उसका प्रेमी अथवा प्रेमिका या तो उम्र में कम होगा या देखने में उम्र कम दिखाई पड़ेगी। गुरु, यदि गुरु स्थित है पंचम भाव में, बुध शुक्र के साथ होगा, तो बुध और शुक्र दोनों कलात्मक ग्रह भी हैं, तो इनकी जो बातें होंगी वो कला से संबंधित भी हो सकती है। गुरु पंचम भाव में स्थित है, तो जो आपका प्रेमी अथवा प्रेमिका है वो एक संभ्रांत परिवार से होगा। शिक्षक हो सकता है, उपदेशक हो सकता है, सात्विक प्रकृति का हो सकता है, बुद्धिमान हो सकता है। इसके अलावा यदि गुरु शुक्र के साथ स्थित है तो इनका प्रेम शुरुआत में तो डावाडोल रहता है, लेकिन अंत में ऐसे लोग लव मैरिज करते हैं। यदि पंचम भाव में शुक्र ही स्थित है तो आपका प्रेमी प्रेमिका बहुत सुंदर होगा, कलात्मक होगा, निश्चल प्रेम होगा। शुभ चंद्रमा या शुभ शुक्र पंचम भाव में स्थित होंगे तो निश्चल प्रेम होता है। शनि, शनि पंचम भाव अथवा शुक्र के साथ होगा तो ऐसे प्रेम में कुछ रोना धोना भी होता है और ठंडा प्रकृति का प्रेम होता है, बहुत गर्माहट नहीं होती। कभी कभी एक दूसरे से निराशा भी। दोनों के बीच जो प्रेम है उसमें स्वार्थ भी होता है। अब राहु और केतु, राहु को शनि की तरह समझिए, केतु को मंगल की तरह। लेकिन अब एक स्थिति और भी है कि शुक्र के साथ यदि मंगल है तो मैंने बताया कि प्रेम में बड़ी गर्माहट होती है, जल्दबाजी होती है, लड़ाई झगड़े होते हैं और शारीरिक संबंध हो सकते हैं। अगर इनकी युति पंचम सप्तम द्वादश अष्टम भाव में है तो ये संभावना ज्यादा होती है। शुक्र के साथ यदि राहु है तो तब भी इनमें शारीरिक संबंध हो सकते हैं। शुक्र के साथ शनि में भी यही होता है। ये जो तीन युतियां हैं, यदि ये युति पंचम भाव में हो, अष्टम भाव में हो, सप्तम भाव में, द्वादश भाव में, ये तीनों यदि युतियां बन रही हैं तो विवाह के पश्चात भी
अन्य लोगों से संबंध हो सकते हैं, लेकिन यदि इस युति पर गुरु की दृष्टि पड़ जाए, शुभ गुरु की, बलवान गुरु की दृष्टि पड़ जाए, तो फिर ये जो शारीरिक संबंध है ये नहीं होंगे। गुरुजी जी, एक बार ये युति कौन से भाव में होनी चाहिए बताना सर, एक बार आवाज कट गई थी। अभी अच्छा 5, 7, 8, 12 और क्यों कहा, देखिए पंचम भाव तो प्रेम का भाव है, और यहाँ यदि शुक्र मंगल, शुक्र शनि, शुक्र राहु बैठेंगे तो प्रेम में सीमा लांघ ले देंगे। ये सप्तम भाव ये तो विवाह का ही भाव है, और विवाह का ही नहीं, न्यू रिलेशन का भी भाव यही है, यौनांग का भाव भी यही है। इसलिए अष्टम भाव भी यौनांग का भाव है, द्वादश भाव भोग का भाव है। इसलिए अगर ये 4 जगहों पर युति है तो ऐसा होगा। हालांकि तृतीय भाव काम त्रिकोण है, एकादश भाव भी काम त्रिकोण है, यहाँ भी संभावना बनी, लेकिन कम। तो ये मैंने आपको शुक्र पंचम भाव, शुक्र पंचम, पंचमेश शुक्र और चंद्रमा के बारे में बताया। अब पंचमेश को शुभ भाव में स्थित होना चाहिए। यदि पंचमेश छठे, अष्टम, द्वादश भाव, चतुर्थ भाव में स्थित है और पीड़ित हो गया तो प्रेम संबंध टूट जाएगा। इसी तरह से शुक्र चंद्रमा, चंद्रमा के लिए छठवां भाव अपवाद होगा। इस स्थिति में यदि चंद्रमा क्रूर है तब, यानी पक्ष बल से हीन होना चाहिए, तो पक्ष बल से हीन चंद्रमा क्रूर चंद्रमा कहलाता है। तो ऐसा चंद्रमा फिर छठे भाव में बुरा नहीं होगा, लेकिन शुभ चंद्रमा है तो बुरा होगा। अन्य भाव में चतुर्थ, द्वादश और अष्टम, यहाँ भी शुक्र को, चंद्रमा को, पंचमेश को पीड़ित नहीं, अन्यथा प्रेम संबंध टूट जाएंगे। इसके अलावा पंचम, पंचमेश, शुक्र, चंद्र, इन चारों पर यदि एक से ज्यादा ग्रहों का प्रभाव पड़ गया, या इन चारों में से यदि 2 ज्यादा पीड़ित हो गए, यानी पंचम भाव पीड़ित हो गया ज्यादा 2 ग्रहों से और शुक्र पीड़ित हो, या पंचम भाव और चंद्रमा पीड़ित हो गया 2 ग्रहों से, या पंचमेश और शुक्र, या पंचमेश और चंद्रमा, इन 4 में से यदि 2 अंग 2 ग्रहों से पीड़ित हो गए तो प्रेम संबंध टूट जाता है। और किन ग्रहों से पीड़ित होते हैं, इसमें सूर्य और शनि, ये सबसे पहले इनका नंबर आता है, सूर्य और शनि का। ये दोनों अलगाववादी ग्रह हैं, लेकिन राहु का नंबर बाद में आएगा, क्योंकि यदि राहु शुक्र के साथ अच्छे भाव में स्थित है तो ये विवाह करवा देता है राहु। लेकिन अगर राहु शुक्र अष्टम भाव में स्थित है, अन्य किसी क्रूर ग्रह की, जैसे मंगल की दृष्टि पड़ गई, या सूर्य की दृष्टि पड़ गई, या शनि की, तो फिर निश्चित रूप से टूटेगा। इसके बाद में फिर मंगल आता है,
मंगल और शुक्र साथ में है और अच्छे भाव में है तो नहीं टूटेगा, क्योंकि ये प्रेम में गर्मी बनाए रखते हैं, आकर्षण बनाए रखता है। मंगल और शुक्र नहीं टूटेगा। लेकिन अगर मंगल शुक्र चतुर्थ भाव में स्थित है और शनि राहु सूर्य किसी की दृष्टि पड़ गई तो फिर टूट जाएगा। तो अकेला राहु या अकेला मंगल नहीं तोड़ने देता है। तो दो, कम से कम इनमें दो अंग दो दो ग्रहों से पीड़ित होने चाहिए, तब ये संबंध टूटता है। अब टूटता कब नहीं है, यानी विवाह में कब परिवर्तित होता है। तो विवाह के लिए लग्न, पंचम, सप्तम, नवम, ये चार और एकादश भाव है जोड़ लिए। इसके बाद फिर द्वितीय भाव को भी शामिल कर सकते हैं। सबसे पहले कौन सा है? सबसे पहले है पंचम भाव, सप्तम भाव। यदि इनका संबंध बन गया, यानी कि पंचमेश और सप्तमेश कहीं भी शुभ भाव में स्थित है, केंद्र में, त्रिकोण में, तृतीय, एकादश, द्वितीय भाव, तो यदि पंचमेश सप्तमेश इनमें से कहीं भी स्थित है तो प्रेम विवाह में परिवर्तित हो जाता है, लव मैरिज होती है। अगर ये स्थिति नहीं है तो बहुत बार केवल पंचमेश यदि सप्तम भाव में बैठ गया, पंचमेश सप्तम भाव में बैठ गया तो भी लव मैरिज करवा देगा। पंचमेश लग्नेश का मित्र होना चाहिए। पंचमेश यदि लग्नेश और लग्नेश का मित्र होते ही है, क्योंकि तीनों त्रिकोण आपस में मित्र। तो यदि पंचमेश सप्तम में अकेला भी बैठ जाएगा तो भी विवाह प्रेम विवाह हो जाता है। इसके विपरीत यदि सप्तमेश पंचम में बैठ जाए तो भी विवाह हो जाएगा, यदि पीड़ित ना हो तो। पहले के जमाने में पंचमेश सप्तमेश की युति या दृष्टि परिवर्तन या राशि परिवर्तन जरूरी था, लेकिन आज के समय में अब पंचमेश सप्तमेश का एक साथ बैठना जरूरी नहीं है, क्योंकि और वो भी देश काल परिस्थिति का ध्यान आपको हमेशा रखना होगा। यदि शहरी वातावरण है तो इतना पर्याप्त है कि यदि पंचमेश सप्तम में बैठा है और पीड़ित नहीं है तो प्रेम विवाह करवा देगा, या सप्तमेश पंचम में है पीड़ित नहीं है तो विवाह करवा देगा शहरों में। लेकिन जब गांव की बात आएगी तो थोड़ा आपको और देखना होगा। अन्य योग भी, केवल इस एक योग से काम नहीं चलेगा। अब लग्नेश
पंचम में हो या पंचमेश लग्न में हो, तब भी विवाह हो जाता है। तो इसके अलावा यदि पंचमेश एकादश भाव में हो, तब भी प्रेम विवाह हो सकता है, क्योंकि पंचमेश एकादश भाव से पंचम भाव को देखेगा, पंचम और एकादश का संबंध बनेगा। अब एकादश क्या है? एक तो वृद्धि स्थान अभी बता गया हूं, तो अगर पंचमेश एकादश भाव में है तो प्रेम की वृद्धि दर्शाता है, एक बात। दूसरी बात, एकादश भाव सप्तम से पंचम भाव, यानी जो आपका स्पाउस है उसका पंचम भाव है, तो आपका पंचमेश स्पाउस के पंचम भाव में स्थित है। फिर सप्तमेश एकादश में हो, सप्तमेश यदि एकादश में होगा तो आपके स्पाउस का पंचम भाव वृद्धि स्थान है, विवाह देगा। फिर ये यहाँ पर बैठकर पंचम भाव को देखेगा, सप्तमेश की दृष्टि पंचम भाव पर होगी, इसलिए प्रेम विवाह देगा। तो ये जो स्थितियां हैं, और इसके बाद ये तो मैंने अभी ऐसी स्थितियां बताई हैं, केवल एक योग बताया है जिसे आप 70% मान सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। पंचम भाव में सप्तमेश की दृष्टि से भी हाँ हाँ बिल्कुल, पंचम भाव पर सप्तमेश की दृष्टि भी होगी, और पंचम भाव पीड़ित न हो, सप्तमेश पीड़ित न हो, तो बिल्कुल हो जाती है। और ये संभावना आज के समय के अनुरूप है और शहरों के अनुरूप, लेकिन यदि गांव का परिवेश है तो अन्य योग भी देखने होंगे। अब वो योग देखिए आप, एक तो मैंने आपको बताया है अभी पंचमेश और सप्तमेश की युति हो या दृष्टि, एक दूसरे पर दृष्टि हो, यानी पंचमेश सप्तमेश को देख रहा हो और सप्तमेश पंचमेश को देख रहा हो, या फिर दोनों में के बीच राशि परिवर्तन हो, तो युति, दृष्टि, परस्पर दृष्टि और राशि परिवर्तन, यदि इनमें से कुछ भी है तो विवाह, प्रेम विवाह निश्चित होता है। दूसरी स्थिति, गुरु जी परस्पर दृष्टि नहीं हो, किसी एक की एक पे दृष्टि हो, तब वो फिर जो अभी मैं योग बता गया हूं, यानी 70% आप मान सकते हैं कि विवाह होगा, प्रेम विवाह। अन्य चीजें देखनी होंगी आपको, चंद्रमा के बारे में अभी मैंने बताया, पंचम भाव के बारे में बताया, पंचमेश के बारे में बताया, तो वो जो सारे फैक्टर मैंने भी बताए हैं उन्हें भी देखिए। अब दूसरा जो है लग्नेश
सप्तमेश की युति हो या दृष्टि परिवर्तन हो या राशि परिवर्तन हो, तब भी प्रेम विवाह हो जाए। अब तीसरा, पंचमेश प्लस लग्नेश की युति हो, तब भी प्रेम विवाह हो जाएगा। और इन सभी में यदि नवम भाव शामिल हो जाए, नवम भाव शामिल हो जाए, यानी इन सभी की युति नवम भाव में, या फिर इनकी युति के साथ नवमेश स्थित हो, नवम भाव का स्वामी, या नवमेश की दृष्टि हो, तो ऐसी स्थिति में आपके माता पिता आपकी लव मैरिज करवाएंगे अरेंज मैरिज की तरह। नवम भाव हमारे धर्म का भाव और पिता का भाव भी। तो यदि नवम भाव से संबंध बन जाए तो फिर वो शादी आपकी जो प्रेम विवाह है, लव मैरिज, जो लव है वो अरेंज मैरिज में तब्दील हो जाता है। निश्चित रूप से विवाह हो जाता है, माता पिता आपकी बात मान लेते हैं। लेकिन यदि नवम भाव पीड़ित हो, नवमेश पीड़ित हो जाए और नवम का कारक गुरु पीड़ित हो जाए, तो फिर माता पिता नहीं मानेंगे। फिर आपको या तो कोर्ट मैरिज करनी होगी या जो भी है, यानी माता पिता नहीं मानेंगे। गुरुजी, कभी कभी जैसे दो लड़के लड़कियों में प्रेम हो जाता है, लेकिन बाद में उनका शादी होने के पहले ही वापस से उनके लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, तो उस स्थिति में क्या होगा? मतलब कौन कारक होंगे उसके? अभी बता तो गया हूँ, तब बता गया हूँ अभी मैं। सूर्य, मंगल, शनि, राहु सभी के बारे में बताया है। फिर से आप एक बार वीडियो देख लीजिएगा कल, है ना। उसके लिए जो क्रूर ठीक है ग्रह गुरु। है, देखिए सभी के मामलों में वही बात है। जो क्रूर ग्रह है, सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु, यदि दो अंग, कम से कम दो अंग दो ग्रहों से पीड़ित होंगे तो टूटेगा, है ना। तो नवम भाव का यदि साथ मिल जाएगा तो माता पिता मान जाएंगे। और यदि नवम भाव पीड़ित हो गया, नवमेश पीड़ित हो गया, गुरु पीड़ित हो गया, तो माता पिता नहीं मानेंगे, आपको कोर्ट मैरिज वगैरह करनी पड़ेगी। या फिर यदि पीड़ित है लेकिन किसी शुभ ग्रहों की दृष्टि भी पड़ जाए, नवम भाव पर, नवमेश पर, गुरु पर, तो फिर शुरुआत में माता पिता नहीं मानेंगे, लेकिन बाद में फिर राजी हो जाएंगे यदि शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ जाए। और यदि नवम भाव, नवमेश और गुरु तीनों बुरी तरह पीड़ित हो जाए, तब फिर ये होगा कि आपकी जो मैरिज है वो अंतरजातीय मैरिज होगी, किसी अन्य जाति में, अन्य धर्म में, अन्य संस्कृति में। यदि नवम नवमेश कम पीड़ित हो तो माता पिता नहीं मानते हैं, उनका साथ आपको नहीं मिलता है। लेकिन यदि ज्यादा पीड़ित हो गए
तो फिर आपकी जो मैरिज है वो अंतरजातीय विवाह होगा। अंतरजातीय विवाह के लिए अभी अभी मैंने एक दूसरा योग भी बताया है। छठे भाव का स्वामी यदि सप्तम सप्तमेश को पीड़ित करे और साथ में राहु केतु ये पीड़ित करे तो भी अन्य जाति धर्म में आपका विवाह हो सकता है। देखिए कारण राहु अन्य जाति, अन्य धर्म, अन्य संस्कृति का प्रतिनिधि है और छठा भाव भी अन्य जाति धर्म, अन्य व्यक्ति का प्रतिनिधि कहलाता है। छठा भाव भी और राहु केतु परंपरा से हटकर। इसलिए यदि छठे भाव का स्वामी और राहु या केतु का प्रभाव सप्तम अथवा सप्तमेश पर होगा तो इंटरकास्ट मैरिज होगी। नवम भाव, नवमेश और नवम का कारक गुरु पीड़ित होंगे क्रूर ग्रहों के द्वारा तो भी इंटरकास्ट मैरिज होगी। ठीक है, आप लोग समझ गए। तो अब पहले जो गुरुजी, हाँ बोलिए। सब कंडीशंस में पीड़ित होने वाली चीज सबके साथ देखनी है। हाँ हाँ बिल्कुल। क्योंकि मेरा सप्तमेश पंचम भाव में है और पंचमेश और लग्नेश की युति भी हो रही है, पर मेरी अरेंज मैरिज है, पर दोनों शनि से पीड़ित हैं। आपकी उम्र कितनी है? आपकी उम्र कितनी है? मैं 48। और कहाँ से बिलोंग करती है? मैं पंजाब से बिलोंग करती हूँ। तो उत्तर मिल गया है? नहीं, मैं वही बता रही हूँ कि ये बनता है, लेकिन देखिए अरेंज देश मैरिज काल और परिस्थिति की मैंने अभी बात की, शहर और गांव की मैंने बात की, एक बात। दूसरी बात, शनि से प्रभावित है सब कुछ, हाँ वही है ना? शनि से प्रभावित हाँ। है दोनों। तो इन सारी बातों का ध्यान रखना है। ये हर चीज में पीड़ित वाला क्लॉज भी साथ में देखना है। जी बिल्कुल। ठीक ठीक, ओके। हाँ, अन्य किसी का कोई प्रश्न? हाँ गुरुजी, कुछ कुछ जगहों पे आजकल ऐसा देखने में आता है कि पहले प्रेम विवाह हो जाता है और उसके बाद पत्नी पति का मर्डर कर देती है और पति पत्नी का मर्डर कर देता है। ऐसा जो आजकल भी बहुत ज्यादा सुनने में आ रहा है, पत्नियां भी वो जो न्यूज में आ रहा है, तो उसके क्या योग होते हैं ऐसे? क्या है उसके लिए कि यहाँ पर मंगल और केतु उनका प्रभाव सप्तम सप्तमेश पर तो होगा ही, तृतीय अष्टम भाव का संबंध भी आएगा और केवल मंगल से ये कार्य नहीं होगा, अन्य क्रूर ग्रहों से भी पीड़ित होना चाहिए। अभी कल मैंने एक वीडियो डाला है उसमें, और वो जो कुंडली है वो कुंडली ये पुलिस में उच्चाधिकारी की कुंडली आप सभी लोगों को मैंने बताया था, याद होगा आप लोगों को। एक लड़की की कुंडली थी, अभी पिछले हफ्ते की ही तो बात है। जी जी। एक लड़की की कुंडली यहाँ मैंने बताई थी, 3 लोगों की कुंडली एक साथ। एक वो लड़की की कुंडली थी जो पुलिस में उच्चाधिकारी बनेगी ये बताया था, दूसरी एक डॉक्टर की थी और तीसरी न्यायाधीश की थी। ठीक है ना? तो वो जो लड़की जिसे मैंने उच्चाधिकारी बताया था उसके संबंध में भी मैंने वीडियो बनाया है। उसमें देखिए पुलिस में उच्चाधिकारी IPS लिखा हुआ है। तो वो जो कुंडली थी लड़की की, उसके बाद जो वीडियो डाला गया है ये उसी कुंडली पर है। जो लड़की IPS
क्रॉस करेगी, पुलिस में उच्चाधिकारी बनेगी, उसी से पति की मृत्यु होगी। और ये आप में से किसी ने सवाल भी किया था कि यहाँ छठे भाव में जबरदस्त अरिष्ट योग बन रहा है। तो मैंने ये उत्तर दिया था, शायद वो सुमित जी ने सवाल किया या किसने किया था, तो मैंने उत्तर दिया था कि पैर से संबंधित न्यूरो की प्रॉब्लम होगी एक बात, और दूसरा बड़ी आंत में समस्या होगी। इनको ये बताया था, बस इसके आगे नहीं बताया था। क्यों? क्योंकि वो जो योग था वो पति से संबंधित योग था। आंत में समस्या होगी निश्चित रूप से, क्योंकि बुध बड़ी आंत का कारक है। छठा भाव बड़ी आंत का भाव है, सबसे ज्यादा पीड़ित बुध है। दूसरे नंबर पर शनि आता है, जो बुध के बाद सबसे ज्यादा पीड़ित है। शनि और बुध दोनों का संबंध नर्वस सिस्टम से है, और शनि द्वादश भाव का स्वामी भी है, और छठे भाव में बैठकर द्वादश भाव को देख रहा है। द्वादश भाव और एकादश दोनों भाव का स्वामी है शनि। एकादश भाव पैर का भाव है, द्वादश भाव पैर के पंजों का भाव है। तो पैर से संबंधित न्यूरो की समस्या भी बताई थी मैंने, ये मैंने बताया था। फिर तीसरा अरिष्ट उनके पति से संबंधित था, क्योंकि बुध इसमें सप्तमेश है। तो ये चीज आपको अलग अलग कैसे करना है ये समझना होगा। जरूरी नहीं है कि जो अरिष्ट योग कहीं पर बन रहा है वो उस व्यक्ति के लिए हो सकता है उसकी माता के लिए हो सकता है उसके पिता के लिए हो, किसी के भाई के लिए हो। अब याद आया, मेरा पुराना एक वीडियो है, वो एक लेडी का वीडियो है। वो लेडी स्वयं एक अच्छी ज्योतिषाचार्य हैं। तो उन्होंने मुझे अपनी कुंडली दिखाई थी, मैंने वो वीडियो डाला था। उस वीडियो का नाम है ज्योतिषाचार्य की कुंडली का विश्लेषण। तो उसमें तो मैंने नहीं ये लिखा है, लेकिन मैंने उनको बताया था कि आपके भाई का एक्सीडेंट होगा। और मुझे याद नहीं आ रहा वो वीडियो डाला है कि नहीं डाला है मैंने। उस समय उनका एक्सीडेंट हुआ था। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो अरिष्ट योग बन रहा है वो उस व्यक्ति के जिसकी कुंडली उसके साथ हो सकता है, इसके किसी भी रिलेटिव के साथ हो सकता है। तो हम इसको अलग अलग कैसे करें ये आपको समझना होगा कि हमको अलग कैसे करना है। चलिए जब हम प्रैक्टिकल देखेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे, तब हम इस पर भी चर्चा करेंगे, ठीक है। तो ये जो वीडियो है इसको आप लोग देखिएगा जरूर। जो आईपीएस की कुंडली पर मैंने उनके पति के बारे में बताया है, इसको देखने से आप लोग को बहुत अच्छा नॉलेज मिलेगा। और यदि वहां पर कोई शंका हो, प्रश्न उठे तो वहीं कमेंट कर दीजिए। अब थोड़ी सी बात विवाह के संबंध में। मैंने आपको कल बताया था कि किसी भी भाव के बारे में, भाव, भावेश, कोई भी सब्जेक्ट हो और कारक, इन तीनों को हमें देखना होता है। अब ये जो तीनों है, भाव, भावेश, कारक, 5 क्रूर ग्रह हैं। इनमें से एक शनि है। शनि के बारे में सब जानते हैं कि ये
विलंब का कारक है, क्योंकि बहुत धीमे धीमे चलता है। 30 महीने में एक राशि पार कर पाता है। इसके बाद राहु और केतु ये 18 महीने में एक राशि को पार करते हैं। फिर गुरु ये 12 महीने, कभी कभी 13 महीने में एक राशि को पार करता है। तो ये चारों ग्रह, इनमें से अगर 2 ग्रहों का प्रभाव इन तीनों अंग पर हो तो उसके विवाह में विलंब होगा। शनि का प्रभाव और राहु का प्रभाव यदि सप्तम, सप्तमेश और कारक, कारक कौन? शुक्र, विवाह का कारक। तो हम केवल अभी शुक्र की बात करेंगे, चाहे वो स्त्री की कुंडली हो अथवा पुरुष की। तो यदि सप्तम, सप्तमेश कारक पर इन 4 ग्रहों में से 2 ग्रहों का प्रभाव हो तो उसके विवाह में विलंब होता है। एक बात, गुरु को यहाँ पर विशेष रूप से देखना होगा, क्योंकि गुरु एक शुभ ग्रह है। गुरु की दृष्टि विलंब कारक नहीं होगी, क्योंकि गुरु की दृष्टि शुभ होती है। गुरु की स्थिति विलंब कारक हो सकती है। यदि गुरु सप्तम भाव में शत्रु राशि में स्थित हो और बुरे भाव का स्वामी हो जाए या फिर बुरे ग्रह का प्रभाव पड़ जाए, तो ऐसा गुरु सप्तम में बैठकर विवाह में विलंब करवा देगा। या सप्तमेश के साथ कहीं भी बैठा है, शत्रु राशि में है और किसी एक ग्रह से पीड़ित हो जाए तो फिर गुरु विलंब करवा देगा, क्योंकि सप्तमेश पर प्रभाव पड़ेगा। शुक्र के साथ बैठा है गुरु और किसी एक ग्रह से पीड़ित हो जाए तो भी वो विलंब करवा देगा। तो इस तरह से ये जो 3 अंग हैं, यदि तीनों पर इनमें से कम 2 ग्रहों का प्रभाव होगा तो विवाह में विलंब होगा। फिर दूसरा सूत्र मैं आपको बता चुका हूं कि सप्तमेश वक्री हो, गुरुजी आपने 4 ग्रह बताए हैं, शनि, राहु, केतु, गुरु। तो गुरुजी अगर क्रूर ग्रह की बात करें तो मंगल का प्रभाव से भी हो सकता है क्या विलंब? लेकिन यहाँ पर मैं तो विलंब की बात कर रहा हूँ, है ना। यहाँ पर मैं विलंब की बात कर रहा हूँ, इसलिए सूर्य और मंगल को लेने में दिया है, क्योंकि सूर्य 30 दिन में एक राशि को पार कर जाता है, मंगल 45 दिन में एक राशि को पार कर जाता है। तो इसलिए मैंने इन्हें नहीं दिया। हाँ, लेकिन यदि इनका प्रभाव है तो पीड़ित तो फिर भी होंगे, पीड़ित तो फिर भी होंगे। तो आप ऐसा भी मान सकते हैं कि इनमें से शनि, राहु, केतु में से कम एक ग्रह का प्रभाव हो और दूसरा ग्रह सूर्य, मंगल हो जाए, ऐसा भी मान सकते हैं आप। सूर्य, मंगल को मैंने इसीलिए नहीं लिया है कि वो विलंब कारक नहीं होते हैं, वो पीड़ा पहुंचाएंगे, पीड़ित करेंगे, लेकिन विलंब कारक नहीं होते। अब सप्तमेश यदि वक्री हो तो भी विवाह में विलंब होगा। या सप्तम भाव में
वक्री ग्रह हो, स्थित हो, या तो सप्तमेश वक्री हो या फिर सप्तम भाव में वक्री ग्रह स्थित हो, तब भी विवाह में विलंब होगा। और यहाँ तक कि ये तीसरी कंडीशन है, ये बहुत स्ट्रांग नहीं है। यदि कोई वक्री ग्रह देख रहा है राजेश जी कृपया म्यूट कर लीजिए। वक्री ग्रह की दृष्टि भी विवाह में विलंब करवा सकती है। तो ये ज्यादा स्ट्रांग है। सप्तमेश वक्री हो या सप्तम भाव में वक्री ग्रह स्थित हो, तो 100% विवाह में विलंब होगा। अब विवाह में विलंब का अर्थ क्या है? पहले के जमाने में तो 23-24 वर्ष की उम्र विवाह में विलंब की उम्र होती थी, लेकिन आज के समय में ये उम्र विलंब की नहीं कहलाती है। 27 वर्ष के बाद विलंब विवाह को हम देखते हैं। 27 वर्ष से ज्यादा यदि उम्र हो गई है, खास करके लड़की की, तो हम कहेंगे कि विवाह में विलंब है। और इसी तरह लड़का भी यदि 28-29 के बाद है, या 28 भी आप समझ लें, तो भी हम कहेंगे कि विवाह में विलंब है। वैसे आज की डेट में ये धीरे धीरे समय बढ़ता चला जा रहा है। 35 वर्ष में भी लोग विवाह कर रहे हैं अपनी मर्जी से। तो आज के समय में आप 27 के ऊपर समझ लें कि वो विलंबित विवाह कहलाएगा। तो यदि इन ग्रहों का प्रभाव हो, शनि राहु केतु का, और गुरु यदि शत्रु राशि में है और किसी एक ग्रह से पीड़ित हो जाए, जैसे सूर्य से, मंगल से, किसी भी पीड़ित हो जाए, तो जहां पर अगर ये गुरु सप्तम भाव में स्थित है या सप्तमेश के साथ है, शुक्र के साथ है, तो वो भी विवाह में विलंब करवा सकता है। और सप्तमेश वक्री हो, सप्तम भाव में वक्री ग्रह। तीसरे नंबर पर फिर ये आता है वक्री ग्रह की दृष्टि हो, तो ये भी विवाह में विलंब देता है। तो विलंबित विवाह के ये फार्मूला है, इसे आपको ध्यान रखना होगा। और अब मैंने यहाँ पर विलंबित विवाह के लिए शनि राहु को लिया, केतु को भी लिया और गुरु को, लेकिन यदि इनका प्रभाव नहीं है, इनकी जगह मंगल, केतु, सूर्य, और सूर्य को यहाँ पे हटा देते हैं, मंगल केतु का प्रभाव यदि इन पर है, इन 3 अंगों पर, तो वैवाहिक जीवन में लड़ाई झगड़े निश्चित रूप से होंगे। क्योंकि मंगल लड़ाई झगड़े का कारक ग्रह है और मंगल की तरह ही केतु है, अग्नि तत्व के ग्रह है, हिंसा प्रिय ग्रह है। तो ये लड़ाई झगड़ा भी करते हैं और फिजिकली भी टॉर्चर कर सकते हैं। तो लड़ाई झगड़ा करवाने के लिए मंगल केतु है, विवाह में विलंब करवाने के लिए शनि राहु केतु, और कुछ शर्तों के साथ गुरु। गुरु जी, और विवाह होगा ही नहीं, इसके लिए क्या जवाबदार है? विवाह नहीं होगा इसके लिए, देखिए कल मैंने आपको बताया था 3 बातें, तो ये मैंने बताई थी, भाव, भावेश, कारक, और इसके बाद फिर मैंने
पुरुष के लिए स्त्री ग्रह बताया था, पुरुष के लिए शुक्र और चंद्र, ये भी पीड़ित होने चाहिए। और स्त्री के लिए मैंने पुरुष ग्रह बताए थे, गुरु, मंगल, सूर्य, ये भी पीड़ित होने चाहिए। ये जो 3 अंग हैं, यदि तीनों अंग और चौथा ये है, ये चारों अंग यदि पीड़ित हैं, चारों के चारों यदि पीड़ित हैं, तब फिर आप ये कह सकते हैं कि विवाह नहीं होगा। लेकिन इस पर भी यदि शुभ ग्रहों की, 2 शुभ ग्रहों की, 2 अंग पर शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ जाए तो फिर आप पीछे हटना होगा और ये कहना होगा कि विलंब काफी होगा लेकिन विवाह हो जाएगा। लेकिन फिर उस पर आपको आगे आने वाली दशाओं का भी ध्यान रखना होगा कि आगे आने वाली दशाएं क्या विवाह दे सकती हैं या नहीं। यदि विवाह नहीं दे सकती हैं वो दशाएं तो फिर नहीं होगा, शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ने के बावजूद। तो यदि ये 4 अंग पीड़ित हैं तो फिर कहना होगा कि विवाह नहीं होगा और दशाएं भी देखनी होगी। समझ में आ गया सभी को? जी गुरुजी। तो ये आपने जो पूछा कि विवाह नहीं होगा, ये मैंने उसके लिए बताया, विलंबित विवाह बताया, लड़ाई विवाह, वैवाहिक जीवन में लड़ाई झगड़ा, मंगल केतु लड़ाई झगड़ा करवाएंगे, लेकिन यदि शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ जाए तो उनका तलाक फिर नहीं होता है, वो लड़ाई झगड़ा करते हुए जीवन निकाल लेते हैं। लेकिन यदि मंगल केतु का प्रभाव है तो लड़ाई झगड़ा तो स्पष्ट नजर आ रहा है, और अलगाववादी ग्रहों का भी प्रभाव पड़ गया तो फिर तलाक हो जाएगा। तो ये अंतर है। अब इसमें कहीं कोई शंका बची हो तो आप लोग। गुरुजी, अलगाववादी ग्रह में आपने बताया था सूर्य राहु, इसके अलावा भी कुछ है क्या? सूर्य राहु शनि द्वादश ठीक है भाव जी। का स्वामी और अष्टम भाव का स्वामी। अष्टम भाव का स्वामी कभी कभी तलाक देता है, लेकिन द्वादश भाव का स्वामी निश्चित रूप से तलाक देता है। तो शनि, राहु, सूर्य और द्वादशेश, ये 4 ग्रह निश्चित रूप से तलाक देते हैं। वैदिक कोई किसी में है? किसमें? हाँ, टीकम गौतम जी पूछ रहे हैं कि बेसिक और एडवांस का की जो आगे क्लास आने वाली है उसका सिलेबस क्या होगा। आज मैं आपको एक लाइन में बता देता हूँ सभी को कि उद्देश्य है कि आप फलित करना सीख जाएं, घटनाओं का निर्धारण करना सीख जाएं, ये उद्देश्य है। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए जो चीज पढ़ाने की जरूरत है वो हम पढ़ाएंगे। और आगे चल करके, अभी तो 2 महीने हैं, आगे चल करके हम आपको सिलेबस भी PDF फाइल भी दे देंगे कि उसमें क्या क्या पढ़ाएंगे। अभी मैंने गुरुजी, बेसिक और एडवांस क्लास जो शुरू होगी
उसका शुल्क क्या होगा? उसका शुल्क 10,000 रुपए होगा। और टोटल ड्यूरेशन क्या रहेगा उस कोर्स का? ड्यूरेशन के बारे में अभी फाइनल नहीं हुआ है। ड्यूरेशन या तो 4 महीने होगा, और जैसे अभी हफ्ते में 2 क्लास लेते हैं, सैटरडे और संडे, तो यदि सैटरडे और संडे लेते हैं तो 4 महीने की क्लास होगी। और यदि 3 महीने की क्लास है तो हफ्ते में 3 दिन क्लास चलेगी। यानी हर हालत में क्लास तो बढ़ेंगी ही, क्योंकि बेसिक भी जुड़ा हुआ है उसमें, तो हर हालत में क्लास ज़्यादा होंगी। या तो 3 महीने होंगी तो हफ्ते में 3 दिन क्लास होगी, और यदि 4 महीने हम डिसाइड करते हैं तो फिर हफ्ते में 2 दिन ही क्लास होगी।